नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो ईपीएफओ पे बात करेंगे। ईपीएफओ में सरकार की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है जो थी, उसके अंदर ये दे रखा है कि अब सरकार जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उस पर बात करेंगे। बेसिक सैलरी जो अभी अपनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है। कि सरकार का जो अपना पेंशन सिस्टम होता है, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, वो 15,000 पे डिवाइड है। और अभी जो सरकार आगे का बोल रही है, 3 फॉर्मेट सरकार के पास भेजे हैं जिनमें से किसको मान्यता मिलती है। अगर ये तीनों फॉर्मेट लागू, इनमें से कोई भी लागू होता है तो अपने देखते हैं कि कितनी पेंशन तक एक एम्प्लॉय को 60 साल के बाद मिल सकती है। अभी यही है 15,000 का। 15,000 में अपने मान सकते हैं किसी ने 10 साल जॉब की है और उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो पेंशन निकालने का एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। 15,000 इंटू 10 डिवाइड 70 से कर लेना। यहाँ पे लगभग 2142 रुपये आएंगे। 2142 रुपये जब 15 इंटू 10 करते हैं तो ये 1.5 लाख हो जाता है। 1.5 लाख इंटू 70 डिवाइड करोगे 2142 रुपये आएंगे। अब ये सरकार के फॉर्मेट थोड़े देख लेते हैं। अगर सरकार यहाँ पे पहला रीजन इसमें भेजा है जो 21,000 का भेजा है, 21,000 का। दूसरा इसमें भेजा है वो 25,000 का भेजा है कि 25,000 रुपये पेंशन मिनिमम करो। और तीसरा ये भेजा है, ये 30,000 रुपये का भेजा है। अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेट लागू होता है तो अपने ये देख लेते हैं कि अपने को पेंशन कितनी मिल सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने 10 साल काम किया है और 21,000 रुपये है और डिवाइड अपने 70 से करते हैं। डिवाइड 70 से करने के बाद में अपने को जो रकम मिलती है वो लगभग 2952 रुपये के आसपास मिलेगी। अब आपको एक चीज़ समझ आ गया होगा कि 2952 रुपये, जैसे मैंने बताया यहाँ 10 साल का बताया, हो सकता है कोई 20 साल करे तो इसका डबल मिलेगा। अगर कोई 25 साल करता है तो इसका अपने डबल का और फिर अपना आधा इसका कर लेते हैं। लगभग 2900 करें तो 5800 और उसका जो करें लगभग 5800 और कर लेना। इसमें 6800 या 7,000 रुपये के करीबन अगर कोई 25 साल जॉब करता है तो उसको मिलेंगे। अब डिवाइड अपने देख लेते हैं। 2500 से करते हैं ना 25,000 से, तो 25,000 इंटू किसी ने मान लिया 10 साल जॉब की है और डिवाइड इसे 70 से करेंगे तो लगभग 3500 रुपये के आसपास आएंगे। क्योंकि अपने 25,000 इंटू 10 करते हैं तो ये 2.5 लाख होता है। 2.5 लाख डिवाइड 70 करते हैं तो 3500 रुपये होता है। अब इसी प्रकार से अपने 30,000 का और कर लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 10 साल की है उसको डिवाइड 70 से कर लेना। अब ये 30,000 का करेंगे तो लगभग 2900, लगभग 5400 और 70 रुपये के आसपास ही आएगा। 5470 रुपये। पहले क्या था पेंशन का सिस्टम, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले एक सरकार का रूल था कि चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, चाहे आपकी 20,000 हो, चाहे आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो, ये तीनों फॉर्मेट थे। तो सरकार की तरफ से क्या था कि 30,000 रुपये, सॉरी यहाँ पे 25,000 रुपये तक सरकार का पेंशन का सिस्टम था। ये 25,000 रुपये मिनिमम 1,000 रुपये से लेके जो भी 25,000 रुपये तक पेंशन कटवाता था उसका सिस्टम था। इसमें क्या था, जैसे 25,000 रुपये किसी व्यक्ति की सैलरी थी 25,000 रुपये, तो इसमें क्या 24% कटता था। 24% 25,000 का अपने निकाले तो लगभग 6,000 रुपये होते हैं। ये 6,000 रुपये ये सिस्टम था सरकार का कि 6,000 रुपये पेंशन उसकी कटेगी और बाकी उसके अकाउंट में आएंगे। तो 6,000 के अंदर क्या सिस्टम था, सरकार का जो एम्प्लॉय का सिस्टम था, एक तो कर्मचारी शेयर था। इसमें कर्मचारी शेयर वो तो अपने को पता है 12% होता है। 12% का अपने 6,000 का निकाले तो लगभग 3,000 रुपये होंगे। अपने 25,000 का 12% निकाले तो 3,000 रुपये होंगे। दूसरा था इसमें नियोक्ता और तीसरा था इसमें ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस। अब नियोक्ता का कितना था, नियोक्ता का इसमें 3.67 ही था। हालांकि एक इसमें फॉर्मेलिटी और थी कि सरकार ने बोला था कि हम 15,000 से ऊपर के पेंशन की गणना नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का फिक्स था 8.33% था। वो सिर्फ 15,000 पे डिवाइड था। 15,000 पे डिवाइड था। अब जो भी रकम 15,000 के ऊपर से जो 25,000 में 6,000 में कम पड़ेगी वो नियोक्ता को डिपॉजिट करवानी पड़ती थी। जिस सरकार ने बोल दिया कि मैं तो 1250 रुपये से ऊपर हम नहीं दे सकते। सरकार मैक्सिमम जो पेंशन देती थी वो 1250 रुपये देती थी। 1250 रुपये जब ये 3,000 रुपये थे, यहाँ पे 3,000 ही इसमें एक रूल होता है, पेंशन 2 भाग में करती है। एक तो कर्मचारी की 12% ही नियोक्ता को डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिसमें 1250 रुपये पेंशन में डिपॉजिट करा सकता है और बाकी जो 1750 रुपये थे ये नियोक्ता को डिपॉजिट करवाने पड़ते थे, 1750 रुपये। अब अगर पेंशन लागू होती है, अब मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि जब अगर पेंशन लागू होती है, ये मैंने बताया था 21,000 और 25,000 और 30,000 रुपये, तो इसमें असर जो पड़ेगा ना एम्प्लॉय को वो इस नियोक्ता पे पड़ेगा। नियोक्ता पे असर ऐसे पड़ेगा क्योंकि नियोक्ता पहला जो 1250 रुपये था, अब अगर इसमें 30 करते हैं तो सरकार की तरफ से 2500 डिपॉजिट होंगे। अगर इसके अंदर 21,000 का रीजन करते हैं तो सरकार की तरफ से लगभग 1,900 रुपये डिपॉजिट होंगे पेंशन के अंदर। अगर 25 इसी प्रकार से करते हैं तो लगभग 2,100 रुपये पेंशन में डिपॉजिट होंगे। अब जो ये 3,000 रुपये आपके थे ना जो नियोक्ता डिपॉजिट करवाता था, इस 3,000 में से अगर सरकार इसको 1,900 2100 के अंदर करती है या 2500 रुपये में करती है तो नियोक्ता जो पीछे 3,000 में जितने भी कम पड़ेंगे ना पैसे वो नियोक्ता डिपॉजिट करवाएगा। क्योंकि 12% का रूल था। पीएफ 2 भाग में करती है जिसको 8.33 नियोक्ता को देना ईपीएस में जरूरी था और मैक्सिमम नियोक्ता डिपॉजिट करवा सकता था वो 1250 ही करवा सकता था। अब ये जो 1750 रुपये और इसमें ज्यादा असर एम्प्लॉय को कुछ नहीं पड़ेगा। जो नियोक्ता का डिपॉजिट होता था ना वो पेंशन में चला जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है कि जो नियोक्ता की राशि करती थी इस राशि को अपने क्या जब भी अपने जॉब छोड़ते थे 20 साल 25 साल करके तो ये राशि अपने निकाल सकते थे
और ये राशि भी निकाल सकते थे। पेंशन चलो 9 साल 6 महीने बाद पेंशन नहीं निकलती है, वो 60 साल या 50 साल या 58 साल 3 रीजन में निकलती है। वो भी तीनों रीजन आपको बताए थे। अब ये नियोक्ता की साइड तो कम हो जाएगा, लेकिन पेंशन की साइड ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो इसमें भी एक प्रकार से देखें तो नियोक्ता को अपने एम्प्लॉय को थोड़ा लॉस ही होगा। लॉस इससे होगा कि इस रकम को निकाल सकते थे और पेंशन को निकाल नहीं सकते थे। हालांकि इसमें एक फायदा हुआ है, वो एक चीज और बता देता हूँ मैं। बात करें प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में इतना ही हुआ है कि सरकार का पहले क्या था कि मिनिमम था ना, ये 1000 रुपये पेंशन थी, 1000 रुपये। और अब ज्यादा अगर करें तो पहले थे उसके अंदर 7500 रुपये कि मैक्सिमम, इससे ऊपर सरकार पेंशन नहीं दे सकती। यानी कि मिनिमम आपको, चाहे आपने कितनी भी जॉब की हो 10 साल के अंदर, चाहे आपकी सैलरी 5000 या 7000 रुपये पीएफ कटी है, तो किसी को 1000 रुपये पेंशन नहीं बन रही है, 800 रुपये मंथली बन रही है, तो भी सरकार को 1000 देना पड़ता था। और मैक्सिमम किसी की पेंशन चाहे 20000 या 25000 की, उसकी गणना मैंने आपको बताई थी, वो आप साल से करके अगर गणना करते हैं, ये क्या था कि 35 साल, अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल की और पिछले 15000 के हिसाब से उसकी गणना करते हैं तो ये 7500 रुपये आते हैं 35 साल जॉब करने के बाद। अगर किसी व्यक्ति ने ज्यादा जॉब किया, उसकी सैलरी ज्यादा थी, तो इसकी वजह से ये ज्यादा सरकार इसको 7500 रुपये देती थी। लेकिन अब 7500 रुपये नहीं होंगे। अब जो मिनिमम वाला है ना, उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट करने में सरकार सोच रही है। मिनिमम वेज पे, मिनिमम वेज क्या है, पहले 1000 था, अब अगर 21,000 से डिवाइड होती है तो यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएंगे। अगर यही चीज 18 से डिवाइड होती है तो यहाँ पे लगभग 1800 रुपये, अपने 18 गया 25 से अगर होगी इसकी तो ये 1800 हो जाएंगे। अगर ये 30 से होती है तो मिनिमम सरकार देगी वो 2000 रुपये पेंशन देगी। यानी किसी व्यक्ति की चाहे सैलरी कितनी है, अगर 2000 से कम भी पेंशन पड़ रही है तो उसको 2000 देना पड़ेगा, ये सरकार का रूल है। अब यहाँ पे यही 7500 को इन्होंने डबल कर दिया। जहाँ 2000 था वहाँ 15000 तक पेंशन का प्रावधान किया, और जहाँ 1800 रुपये थी यहाँ पे लगभग 12000 रुपये पेंशन का प्रावधान हुआ है। और ये जो 1500 रुपये थी, यहाँ पे मिनिमम आपको 9000 रुपये का प्रावधान हुआ है कि मैक्सिमम अगर ये लागू होता है 21 साल वाला, तो यहाँ पे मिनिमम जो होगा वो 1500 रुपये का होगा, और मैक्सिमम होगा वो 9000 तक होगा कि 9000 से ऊपर अगर किसी की पेंशन बढ़ रही है, सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार सिर्फ 9000 तक दे सकती है। अगर ये 25 का लागू होता है तो मिनिमम 1800 रुपये का लागू होगा और मैक्सिमम होगा 12000 का होगा। अगर ये 30 वाला लागू होता है तो इसमें मिनिमम 2000 का होगा और मैक्सिमम 15000 तक होगा, और 15000 से ऊपर अगर किसी की पेंशन बढ़ रही है तो वो सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा पेंशन का क्या सिस्टम है। अगर इन तीनों फॉर्मेट में से कोई भी लागू होता है तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सुना दूंगा और आपको बताया जाएगा पूरा प्रोसेस कि आप इतना टाइम जॉब करते हो तो आपको इतनी पेंशन मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।